हेलो। किसमें प्रॉब्लम है? क्लियर आ रही? पूरी एक्स्ट्रा भी आवाज आ रही क्या? एक्स्ट्रा आवाज आ रही क्या? ज्यादा आ रही है? ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना बायोलॉजी का चैप्टर है, जियोलॉजी का। जूलॉजी भी नहीं, बॉटनी का चैप्टर है। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। जैसे यदि हम देखें तो 11th-12th में पूरा होता है बायोलॉजी होता है, लेकिन बट उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, क्या होते हैं? जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक। अब यदि हम देखें तो जूलॉजी और बॉटनी में दोनों में अलग अलग पार्टीशन है, डिवाइजन है, और उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का जो चांसेस है दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो जूलॉजी में जो होता है, जूलॉजी प्लस हम लेके चलेंगे बॉटनी। ठीक है, दिखाई दे रहा है जो लिख रहा है? ये है बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी और बॉटनी में हम पहले देखेंगे, बॉटनी का चैप्टर हम पहले उठाएंगे जिसका नाम है द सेल, या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यदि हम देखें सिलेबस की बात करें तो इसमें 11 और 12th दोनों सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, यानी ऐड किया गया है, जिसमें से दोनों का वेटेज अलग अलग है ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे? पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन किया करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगभग हम जो थ्योरी पढ़ाया करेंगे, यानी लगभग थ्योरी जो होगी तो 3 से 4 टॉपिक हम पढ़ाया करेंगे, जिसमें से जितने भी हम थ्योरी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, उसका हम वीडियो सोल्यूशन यानी कहें तो उसकी क्वेश्चन जो है हम उसी दिन आपको कराएंगे। ठीक है, जैसे पहले यदि हम आज देखें, अपना देखें, तो पहले अपन कर रहे हैं थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी में कौन सा करेंगे? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, द सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर लगभग 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, है ना। और 4 क्लासेस में हम जो भी पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन एमसीक्यू मैं आपको यहीं पे बता दिया करूंगा, है ना, और उसकी भी प्रैक्टिस अपन साथ साथ में करते चलेंगे, है ना। पहले यदि हम देखें चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, तो यदि ये हमारा जो चैप्टर है तो पार्ट 1, यानी पार्ट 1 ये है वीडियो। इसके बाद अभी 3 वीडियो और आएंगे जो थोड़ी लेंदी रहेंगी। अभी ये हमारा स्टार्टिंग है, और तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मतलब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हवा में नहीं उड़ाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यदि हम देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
पर हम बात करें, यानी इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, उस पर यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें, तो पहली बात आती है सेल। क्योंकि हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका, ठीक है। अब कोशिका होती क्या है? कोशिका बेटा जो होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी हम कहें तो जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ का ओरिजिन है, वो एक सेल से होती है। यानी जो हमारे लाइफ का पहला जो ओरिजिन होता है, हमारे जो पहला यानी विकास होता है, तो एक कोशिका से होता है, सिंगल सेल से होता है, ठीक है। इसलिए जो सेल होती है हमारे लाइफ की, यानी जीवन की संरचनात्मक, क्या, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, इंग्लिश में यदि हम बोलें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यानी जो सेल होती है हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ओके, चलिए ठीक है। आपने देख लिया कि सेल क्या होती है, हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अब हम और आगे बात करते हैं। यदि हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में काफी सारी चीजें होती है। यदि हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल काफी सारे होते हैं, लेकिन सेल की यदि हम बात करें तो सेल को हम सेल कब डिफाइन करेंगे, यानी सेल को हम सेल कब बोलेंगे, ठीक है। यानी उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि सेल ये है, ठीक है। तो सेल यदि हम देखें तो सेल को हम सेल जब ही बोलेंगे जब उसमें क्या हो, साइटोप्लाज्म हो, क्या हो बेटा, साइटोप्लाज्म हो, और साथ में कोशिकांग हो। कोशिकांग को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग को बेटा हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। कोशिकांग को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे, ठीक, ओके। तो हम क्या हमने देखा कि जो सेल होती है वो हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, ठीक। यदि हम खुद देखें तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, बट हमारा जो ओरिजिन है एक सिंगल सेल से हुआ है ना। तो सेल एक तरह के हमारे जीवन की एक मूलभूत, यदि बोल सकते हैं तो मूलभूत इकाई होती है, यानी हमारे लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम कोशिका, जिसमें यदि हम देखें सेल को, सेल हम कब बोलेंगे? जब उसमें क्या प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म हो और सेल ऑर्गेन। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है? जिस तरह से यदि हम देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, आई, नोज, ईयर्स, है ना, लेग्स, हैंड्स, ये क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स है, उसी तरह सेल में भी क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। यदि हम सेल की डिस्कवरी की बात करें, किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज की बात करें, तो जो सेल है उसकी डिस्कवरी जो है, सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कोशिकाओं को कार्क में देखा। अब ये कार्क क्या होता है बेटा? ये कार्क क्या होता है? आपने पेड़ तो देखा होगा, प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं पौधा। तो पौधे की जो बाहरी छाल होती है, क्या होती है? छाल, है ना। प्लांट की छाल जो होती है उसको हम बोलते हैं कार्क। तो जो रॉबर्ट हुक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कार को लिया, कार्क जो है उसको लिया और माइक्रोस्कोप में लगाकर उसका ऑब्जर्वेशन किया और देखा, तो उन्होंने देखा कि जो वो सेल थी उसमें किसी तरह के कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म उसमें नहीं था, तो उन्होंने देखा कि उस कार्क में कुछ नहीं है ना। इसलिए उसमें क्या था? मृत प्रोटोप्लाज्म था। क्या था? डेड प्रोटोप्लाज्म। क्या था? डेड प्रोटोप्लाज्म था, ओके। आवाज सही से जा रही है? वीडियो सही से दिख रही है? प्लीज इन्फॉर्म मी।
इतना समझ में आया बेटा? हमने क्या बोला? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कार्क में देखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि वो वास्तव में कोशिका भित्ति भी है ना। जो मृत प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, द्वारा छोड़े गए स्थानों को घेरता है। यानी जो सेल थी सर्वप्रथम डेड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। या कि आपसे क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा कि पहली कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, तो उसका नाम क्या होगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब यदि वो पूछता है कि खोजी जाने वाली पहली सेल कौन सी थी, तो डेड सेल थी। कौन सी थी? डेड सेल थी। ओके, इतना आपने देख लिया। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को हम कोशिका कब बोलेंगे? जब उसमें साइटोप्लाज्म हो और सेल ऑर्गेनेल्स हो। यदि हम देखें तो सेल को सर्वप्रथम यानी डिस्कवरी किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें किया था? कार्क में किया था। और कैसे किया था? उसमें उन्होंने देखा कि मृत प्रोटोप्लाज्म है, यानी डेड प्रोटोप्लाज्म है ना। इसलिए उन्होंने इसको पहली डिस्कवर होने वाली जो सेल थी वो कौन सी थी? डेड सेल थी। ओके, आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस है, क्या? न्यूक्लियस। अब सेल है बेटा, तो सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, यानी बोले तो केंद्रक होगा, है ना। तो केंद्रक होता क्या है एक्चुअल में? जिस तरह आपके घर में आपको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स होते हैं, उसी तरह सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जिस तरह से आपकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह सेल में हर एक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट ने की? उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। यदि हम देखें तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब देखो क्या होता है कि जब एक साइंटिस्ट कोई चीज खोज लेता है, डिस्कवर कर लेता है, तो दूसरे साइंटिस्ट को खुजली होने लगती है, ठीक है। जैसे तुम कुछ भी कर लेते हो, कुछ अचीव कर लोगे, तो तुम्हारे पड़ोसी को खुजली होने लगेगी। उसी तरह क्या होता है कि जब कोई एक साइंटिस्ट कोई भी चीज को डिस्कवर कर लेता है, तो दूसरा साइंटिस्ट जो होता है सोचता है कि ये कैसे किया, तो फिर से उस वे में क्या करने लगता है? एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तो दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्वान एवं स्लेडेन। क्या नाम था? स्वान एवं स्लेडेन। दो साइंटिस्ट हैं। ये कौन है? साइंटिस्ट है। इनका नाम क्या है? स्वान एवं स्लेडेन। अब ये जो स्वान और स्लेडेन है भाई साहब, ये दो हैं, इनको जिनको ज्यादा खुजली हो रही थी, इन्होंने आपस में क्या किया? संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया, यानी जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। कैसे दिया? संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप का मतलब होता है दोनों ने साथ साथ में अपना मत रखा और दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रस्तुत किया कि हम दोनों ने क्या किया है? फाइंड आउट किया है और बताया है, ठीक है। यदि हम देखें तो स्वान एवं स्लेडेन ने संयुक्त रूप से क्या किया है? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया है? कोशिका सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया है? तो स्वान और स्लेडेन ने दिया है। ओके, इतना समझ में है? जहां पे समझ में नहीं आएगा प्लीज आप बताएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे की ओर हम देखें तो हम आधुनिक रूप से तीन सिद्धांत शामिल हैं। यानी यदि हम देखें तो मॉडर्न, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। मॉडर्न लॉ के हम बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? मॉडर्न लॉ। आधुनिक तौर पे जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न लॉ।
उसके बारे में यदि हम देखें तो जो ये दोनों साइंटिस्ट हैं, जो कौन कौन, ये स्वान और स्लीडेन साहब जो हैं, इन्होंने क्या बोला, सिद्धांत तो दिया, लेकिन सिद्धांत के बारे में उन्होंने कहा क्या, जो थ्योरी है उन्होंने किस बेस पे प्रस्तुत किया, किस बेस में उन्होंने प्रपोज किया, उसके बारे में क्या था, राय था। तो इन्होंने देखिए सेल थ्योरी के बारे में क्या दिया कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिल्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं वो क्या है, एक या एक से अधिक सेल से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ओके, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जो सभी सभी मतलब होता है ऑल, ठीक है, जीव का मतलब होता है एनिमल्स यानी ऑर्गेनिज्म बोलें तो। जीव यहाँ पे वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे प्लांट भी इंक्लूड हो सकता है और एनिमल्स हो सकता है, इसलिए क्योंकि प्लांट में भी लाइफ होती है कि नहीं होती है ना। तो सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, मतलब जो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन मोर देन वन सेल, यानी एक या एक से अधिक कोशिकाओं की क्या होते हैं, ये बने होते हैं। कौन बना होता है, सभी जीव, ठीक है। कोशिकाएं सबसे छोटी जीवित वस्तुएं हैं, सभी जीवों का संगठन की मूल इकाइयां होती हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, जीव हैं, सभी की, यानी संगठन का मतलब होता है ओरिजिन का मूल इकाई कौन होती है, सेल होती है। यानी सभी जीव की यदि देखें तो उत्पत्ति किसके से होती है, एक कोशिका से होते हैं। यानी कोशिकाएं सबसे छोटी जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है। यानी जो कोशिकाएं होती हैं ये सबसे छोटी होती हैं, क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और कैसी होती है, लिविंग होती है। जीवित का मतलब क्या होते हैं, लिविंग होती है, ठीक है। और सभी जीवों की संगठन इकाई होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। फिर अगला क्या हुआ कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे ये क्या है, आईएमपी पॉइंट है। ये आईएमपी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाली बात है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब बेटा ये है कि जो न्यू सेल है, यानी नई कोशिकाएं होती हैं, उनका विकास क्या होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। यानी इंग्लिश में बोलें तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, इंग्लिश में हम बोलें तो क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है। मतलब जो नई कोशिकाओं का विकास है वो किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। ओके, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि नई कोशिकाओं का विकास हमेशा ऑलवेज पुरानी कोशिकाओं से होता है। यानी जो पहले से कोशिकाएं हैं उनका जब डिवीजन होता है तो क्या होती है, नई कोशिकाएं बनती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वही है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ओके, अगला देखते हैं। केंद्रक के केंद्रीय संगठन के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। यानी केंद्रक के संगठन के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यदि हम सेल थ्योरी देखें तो किसने दिया, स्वान एवं स्लेडेन ने दिया। केंद्र की खोज यानी न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट हुक ने तो सेल की की थी, ठीक है। डेड सेल की किसने किया था, डेड सेल की उन्होंने ही किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, यानी दिया था, स्वान एवं स्लेडेन ने दिया था। कब दिया था, सन 1839 में, यानी 1839 में दिया था।
ठीक है, ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि जो सेल थ्योरी है किसने दिया है और कब दिया है, जरा उसको देख लो। ये है ये ठीक है। कब दिया है? 18 इतना समझ में आया बेटा? कब दिया है? 1839 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया? स्वॉन एवं स्लेडेन ने दिया। कब दिया? 1839 में दिया। उसके मेन पॉइंट क्या है कि जो जीव है, प्रत्येक जीव जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। नई कोशिका का विकास किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है, उनके विभाजन से होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बेसिक समझ में आया इतना कि नहीं? सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? सेल जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी सेल ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। इतना समझ में आया? चलिए आगे की ओर बढ़े। ठीक है, यदि हम देखें तो टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स। यदि हम देखें तो सेल जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कोशिकाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। यदि हम देखें कोशिका की बात करें तो बेटा कोशिका जो होती है 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ये जो सेल है यानी कोशिकाएं हैं, इनका जो विभाजन है वो किसके बेस में किया गया है? ये जो सेल हैं इसका डिवीजन जो है किसके बेस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेस में। किसके बेस में किया गया है? न्यूक्लियस के बेस में किया गया है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के आधार पर किया गया है। अब टाइप्स ऑफ सेल की हम बात करते हैं तो आपके मन में पहली बात जो आता है, यदि हम देखें आपने नहीं पढ़ा है तो पहले यदि हम टाइप्स ऑफ सेल आपसे हम पूछेंगे तो आप बोलोगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बट इट इज नॉट करेक्ट। यह सही नहीं है बेटा। जो सेल होता है उस सेल को जो डिवीजन है, विभाजन है, न्यूक्लियस के आधार पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर किया गया है। और ये जो सेल होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इतना समझ में आया? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल, ये हो गई यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों का जो सेल है ये किस बेस पे है? न्यूक्लियस के बेस पे। ठीक है, न्यूक्लियस के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए इसमें लिखा है नो ट्रू न्यूक्लियस। नो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से गौर करिएगा, गौर फरमाइए। गौर फरमाने की बात यहाँ पे ये है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है असत्य केंद्रक। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? असत्य केंद्रक। मतलब इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब बेटा क्या है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक का मतलब, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पे क्या होना? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है सत्य केंद्रक। सत्य केंद्रक का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगी? क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, टू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। आवाज सही जा रही है, वॉइस सही जा रही है? प्रॉपर तरीके से? आवाज प्रॉपर जा रही ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल तो कौन कौन सी होती है, आप ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल यानी कहें तो जितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। फिर और क्या होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया में भी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। साइनोबैक्टीरिया में भी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरियल सेल में क्या होती है, उसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ओके, फिर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें आती हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल आती हैं। क्या क्या आती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये नीचे में हमने बैक्टीरियल सेल का एक डायग्राम दे के रखा है ना। फिर साइनोबैक्टीरिया का हमने आपको दिखा दिया, फिर ये प्लांट सेल का हमने दिखा दिया और फिर एनिमल सेल का दिखा दिया। दिखाई दे रहा आप लोगों को, क्लियर दिखाई दे रहा? ठीक है, तो केंद्रक के संगठन के आधार पर कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी निश्चित केंद्रक रहित, यूकैरियोटिक केंद्रक निश्चित केंद्रक युक्त कोशिका में विभाजित किया गया है ना। तो ये जो सेल हो गई तो कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के हो गई, एक हो गई प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो गई यूकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो कोशिका कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स। कौन कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रोन्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रोन्यूक्लियस, सॉरी प्रोकैरियोटिक यानी फॉल्स न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रोन्यूक्लियस। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे ट्रोन्यूक्लियस का मतलब क्या था, सराउंडिंग में क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होती है सराउंडिंग में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। इतना समझ में आया? अब एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब एक और होता है प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव सेल का मतलब ये होता है कि प्राथमिक कोशिका यानी अर्थ पर बनने वाली जो प्रथम सेल थी, प्राइमरी जो सेल थी वो क्या थी, प्रोकैरियोटिक सेल। अर्थ पर बनने वाली प्राइमरी जो सेल थी वो कौन सी थी, कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद जब उसका इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो कौन सी सेल में डेवलप हो गई, यूकैरियोटिक सेल। इतना समझ में? तो आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट तौर पे? यदि आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये किसकी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब इसमें जो देख रहे हैं इसमें अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं। लेयर्स का मतलब होता है परतें दिख रही हैं और हर एक परत का मतलब और मीन्स अलग अलग है, ध्यान से देख। ठीक है, यदि हम देखें इसमें सबसे अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन कलर से एक लेयर बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो आप जो नीचे सबसे ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये, तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है।
ये इधर गई है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मतलब उसके अपर साइड में यानी उसके आउटसाइड में दूसरी जो लेयर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल को यदि हम बात करें तो सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो पहली जो लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। पहली लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। दूसरी लेयर क्या है, ये 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 हो गई क्या, सेल मेम्ब्रेन बेटा, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा ना, चलो ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है ये सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल। पहले क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होती है, सेल वॉल होती है। जैसे तुम्हारे ऊपर क्या है, चमड़ी है, उसके बाद क्या है, हड्डी है कि नहीं है, समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो बेटा पहला क्या है, सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, उसके आउटसाइड में क्या है, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। इट इज द मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेल वॉल है, इसकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, तो आप क्या बताओगे, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है तो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उपस्थित होती है, सेल वॉल जो है वो उसके आउटर साइड में होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ओके। उसके बाद जैसे आप कैप्सूल टैबलेट खाते हो कि नहीं खाए हो, कैप्सूल टैबलेट खाए हो तो उसके सराउंडिंग में यानी सेल वॉल के बाहर एक जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कैप्सूल, किसकी बनी होती है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स की, किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की। ये ग्लाइकोकैलिक्स की बनी, ये ग्लाइकोकैलिक्स की बनी ये कैप्सूल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी है ये, ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सबसे अंदर वाली वॉल को, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर वाली को क्या बोलेंगे, सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के। उसके आउटर साइड में क्या होती है, क्या बनी होती है, स्लाइम कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं, जिसको किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की। ध्यान रखना, क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन आएंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, तो आपने देख ही लिया कि जो तीन प्रोटेक्टिंग लेयर है उन तीनों प्रोटेक्टिंग लेयर का नाम क्या है। एक का नाम है सेल मेम्ब्रेन, दूसरे का नाम है सेल वॉल, तीसरे का नाम है कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली लेयर, मिडिल वाली क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके सबसे आउटर में क्या होती है, कैप्सूल होती है। इतना समझ में आया, ओके। अब देख रहे हो कि कुछ
ग्रीन ग्रीन टाइप्स की सेल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर निकल रही हैं और कुछ जो है किससे निकल रही हैं, कैप्सूल से। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, कड़ी निगाहों से देखना। बेटा यहाँ पे जो होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से निकल रही है उनको हम बोलते हैं सीलिया, और जो कैप्सूल से निकलती है उनको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जिनको हम बोलते हैं पिलाए। क्या बोलते हैं, पिलाए। गांव में कुत्ते होते हैं, उनके छोटे छोटे से पिल्ले होते हैं, वो मत समझ लेना पिलाए, है ना, वो नहीं है। ये पिलाए का मतलब कुछ और है। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, झालर लाइक स्ट्रक्चर, यानी झालर के समान संरचना दिख रही है, उसको हम बोलते हैं पिलाए। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो कुछ ये पिंक पिंक कलर का हमने डायग्राम में शो करके रखा है, बड़ी सी लंबी सी पूंछ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैजिला। इसको, ये पूंछ को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और ये ग्रीन ग्रीन कलर के क्या है, इसको हम बोलते हैं सीलिया। ग्रीन कलर के सीलिया, बड़े कलर के फ्लैजिला। इतना समझ में आया कि नहीं है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे छोटे पिलाए। इतना समझ में आया कि नहीं है, ओके। फिर आगे यदि हम देखें तो अंदर से ये एक ब्लू कलर का आपको दिख रहा, उलझी हुई धागे के समान संरचना दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें जो होता है न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये होता है बेटा न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका न्यूक्लियस है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही ना, सब चीजें प्रॉपर चल रही ना, प्रॉब्लम तो नहीं, बीच बीच में आवाजें कट तो नहीं रही है, ये रुक रही है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए, तो आगे देखें, जितनी चीजें समझा रहे हैं समझ में आ रही ना। तो आप देख रहे हैं इसके सराउंडिंग में क्या है, अंदर क्या है, एक उलझी हुई संरचना दिख रही, स्ट्रक्चर दिख रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड हम बोल दें तो इसको ही हम बोलते हैं डीएनए। बेटा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डी एन और ए। क्या होता है, डीएनए। अब बेटा ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, ये इसका जो डीएनए होता है बेटा वो होता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है गोलाकार, लंबा नहीं होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। तो ध्यान से समझना, इसमें हमने देखा कि जो सबसे अंदर वाली है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उससे बाहर जो होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, जो किसकी बनती होती है, किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। फिर उसके बाद एक कैप्सूल होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइम कैप्सूल, यानी जो बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। फिर हम उसके बाहर सराउंडिंग में देखें तो एक छालर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम पिलाए बोल रहे हैं। कुछ जो पिलाए हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। उसी मेम्ब्रेन से कुछ बड़े स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, उसके अंदर यानी हम उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर उलझी हुई संरचना दिख रही है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में कंटेन होता है जीनोफोर, है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए। क्या बोलते हैं, ये डीएनए है एक तरह से, यानी फॉल्स न्यूक्लियस। इसमें देख रहे हैं सराउंडिंग में किसी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर अब सेल है बेटा तो एक तो बात कॉमन सी है कि सेल में साइटोप्लाज्म होगा। इसमें सेल में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है सेल में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। इसमें क्या प्रेजेंट है, कोशिका द्रव प्रेजेंट है। फिर और क्या होता है, इसमें कुछ छोटे छोटे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको बेटा हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम।
अब यहाँ पे ये जो राइबोसोम है, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट करने वाली है। क्या नोट करने वाली है, जरा ध्यान से सुनना, कान खोल कर सुनना। इसमें जो राइबोसोम होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ये जो राइबोसोम होते हैं ये 70S टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया है यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम है बेटा, तो ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोम है 70S टाइप का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे आपको कुछ चीजें हम और बताएंगे जहाँ पे और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राइबोसोम है कितने टाइप के हैं, 70S टाइप के। फिर इसमें कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रही है जो थैली लाइक थोड़ा सा अलग टाइप के दिख रही है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। अब यहाँ पे आपको समझने की बात ये क्या है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट और क्या पॉइंट्स हैं वो हम जरा डिस्कस कर रहे हैं। ओके, टेंशन नहीं लेना, ध्यान से समझना। जो समझ में नहीं आता है उसको बार बार देखना है, वीडियो को बार बार देखोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इस सेल में देखें तो काफी सारी चीजें हमने पढ़ा। पहले हमने देखा अंदर की जो होती है उसको मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाहर की सेल वॉल, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसके बाहर कैप्सूल जो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की, उसके बाहर क्या होती है, झालर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम बोलते हैं पिलाए। सेल मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। उन्हीं में से कुछ बड़े से होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। हम उसके अंदर की बात करें तो उसमें क्या होता है, कुछ उलझी हुई संरचना दिखती है, धागे लाइक स्ट्रक्चर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कंटेन करता है जीनोफोर। जीनोफोर का मतलब होता है जीन, और इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। और ये जो डीएनए होता है कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। ध्यान रखना, याद रखना, लिख लेना। क्या लिखना, डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। फिर इसमें हम बात करें तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बेटा होता है कुछ स्ट्रक्चर यानी डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और उसी में कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। कितना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो आगे देखें, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है, तो यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार के बारे में बातें करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। यानी देखें तो इसका आकार होता है 0.1 से 5.0 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे पीएम लिखा है, एक्चुअली में ये माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, म्यू मीटर। इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होता है, तो कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, यानी इसको माइक्रो यानी इसको हमें देखने के लिए क्या होता है, किसका इसका आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की। हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनको हम नग्न यानी नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते। जैसे आप अपनी सेल देख के देखो ना, तुम्हारी कोशिकाएं दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही ना, तो आपकी सेल क्या हो रही है, दिखाई दे रही। प्लांट को देखोगे तो प्लांट की सेल क्या होती है, दिखाई देती है। आपकी नग्न आंखों का मतलब होता है आपकी विजुअल जो आई है उससे दिखाई देती है, लेकिन जो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये दिखाई नहीं देती है। इतना समझ में आए, चलिए आगे देखें। ये जो होती है दोहरे आवरण युक्त संरचना होती है। आपने देखा कि इसके सराउंडिंग में दो लेयर थी, एक थी सेल मेम्ब्रेन, एक थी सेल वॉल, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसके सराउंडिंग में एक और कैप्सूल थी, उस कैप्सूल को हम बोलते हैं बेटा एनवलप, या जिसको हम बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं, आवरण, ठीक है। इसमें जो होता है विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी डेवलप केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। उसके स्थान पर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड, यानी केंद्रक के स्थान पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोइड होता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। यही देखो, विकसित केंद्रक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। विकसित केंद्रक का मतलब क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है, आ गई ना, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है नग्न होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है। यानी इसमें जो डीएनए होता है वो किससे ऐड नहीं होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है। किससे नहीं जुड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है। इसमें जो डीएनए अभी हमने बोला था, जो डीएनए होता है बेटा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, मतलब सर्कुलर होता है। इतना सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। यानी इसमें डीएनए जो होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसके सराउंडिंग में एक एनवलप होता है, इसमें विकसित केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक के स्थान में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए नग्न होता है। नग्न का मतलब होता है बिल्कुल उसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उसको हम बोलते हैं नग्न। ध्यान रखना, जब सेल मेम्ब्रेन डीएनए के सराउंडिंग में नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं नग्न डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता है। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आए, आगे देखते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रेजेंट नहीं होते। ध्यान से समझना, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिका अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, आगे जाओगे पढ़ोगे, लाइसोसोम है ना, सेंट्रोसोम है ना, न्यूक्लियस है ना, ये जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। यानी इसमें जो होता है कोशिका जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है। ठीक, इसके बारे में हो गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में हो गया बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक, फिर आगे यदि हम बात करें तो आगे आ गया प्रोकैरियोटिक सेल के बाद क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, क्या आती है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपने देखा कि क्या थी, प्रिमिटिव सेल होती है, प्राथमिक कोशिका होती है। ध्यान रखना, ये भी पॉइंट याद कर लेना, या कुछ पॉइंट हम एडिशनल बता रहे हैं जो आपको डीपीपी में नहीं दिखेंगे। ठीक है, किसमें नहीं दिखेगी, पीपीटी में नहीं दिखेगी। तो इसलिए वो जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, उनको लिखते जाना। आपको जब बैठना है वीडियो देखने, यानी लेक्चर को अटेंड करने बैठना है, तो आपके हाथ पे एक नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और बैठ गए, है ना, तो मुंह उठा के नहीं बैठना है। आपके साथ में क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे पीपीटी में नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को नोट करना है। तो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। यूकैरियोटिक में देखें तो एक संगठित केंद्रक होता है। संगठित केंद्रक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ध्यान से देखना, केंद्रक यहाँ पे क्या होता है, संगठित होता है। संगठित का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है बेटा। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू होता है। यानी यहाँ पे जो केंद्रक है सत्य केंद्रक होता है। केंद्रक के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। चलो आगे देखते हैं। यह नाभिकीय आवरण न्यूक्लियर एनवलप फॉर्मेटिंग एक या एक से अधिक केंद्रक का तथा केंद्र की द्रव्य में विभेदित रहता है, यानी डिवाइड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझो। ध्यान से समझने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर। मान लीजिए ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब मान लीजिए ये बीच में एक स्ट्रक्चर है, उसके सराउंडिंग में ये आपको देख रहे हो दो लेयर हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर वाली हो गई मेम्ब्रेन और अंदर वाली हो गई न्यूक्लियोइड, जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। न्यूक्लियोइड को हम बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जो है तो एक केंद्रिका है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी यहाँ पे जो आप देखोगे, यहाँ पे इसके सराउंड अंदर यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहेगा और इस लिक्विड का नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा, एनपी का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। कितना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हो गया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में। ध्यान रखना,
अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड है, और अंदर के बाहर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर क्या है, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी धागे के समान संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे के समान संरचनाएं दिखती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है। अब केंद्रिका द्रव्य में विभाजित, वही हमने जो वो आपको बताया कि केंद्रिका द्रव्य का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइड न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्र के द्रव्य में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संगठित केंद्र। संगठित केंद्र का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक। उसके आगे देखें तो केंद्रक जो होता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, जिसमें केंद्रक डीएनए रेखीय होता है। यानी यहाँ पे जो डीएनए होता है, केंद्रक का जो डीएनए होता है, वो क्या होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे पॉइंट ये नोट करने वाली है कि जो प्रोकैरियोटिक है, तो वहाँ पे आपने देखा था न्यूक्लियस जो था वो क्या था, सराउंडिंग में था, यानी गोलाकार था। और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है बेटा, यहाँ पे डीएनए क्या है, यहाँ पे जो डीएनए है वो लीनियर है। कैसा है बेटा, लीनियर है। इतना समझ में? लीनियर का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है वो कैसे है, यहाँ पे जो डीएनए है वो प्रेजेंट है कैसे, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है ऐसे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, मतलब कुछ और बोलो। लीनियर है, प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर और यूकैरियोटिक में लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखित होता है। ठीक है। आगे देखो, इसमें जो होता है नाभिक, जो होता है नाभिक का मतलब होता है जो केंद्रक होता है वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब होता है गोलाकार। इसमें प्लाज्मिड प्रायः अनुपस्थित, यानी प्लाज्मिड नहीं होता। ध्यान रखना, प्लाज्मिड किसका फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्लाज्मिड किसका फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल का। यानी जो प्लाज्मिड होगा बेटा वो कहाँ पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। इतना समझ में आया कि नहीं आया, भेजे में गया कि नहीं गया, जा रहा है ना? ध्यान से सुनना और अच्छे से पढ़ना। चलो देखो, तो आपने देखा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि उनके कुछ बेसिक फीचर हैं। जो बेसिक फीचर है उसके बारे में हमने देखा कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, क्रू होता है। क्रू के मतलब होता है उसके सराउंडिंग में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, क्रोमैटिन होगा। क्रोमैटिन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मिड नहीं होगा। आगे देखो, अब जो केंद्रक है उसमें क्या होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी काय होगा, लाइसोसोम होगा। उसमें सक्षम सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है एक तरह की वेल डेवलप्ड सेल है। वेल डेवलप्ड सेल का मतलब होता है एक विकसित कोशिका होती है। इसलिए विकसित कोशिका में सभी टाइप्स के क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब सभी प्रकार के कोशिका अंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी काय भी होगी, लाइसोसोम भी होगा, जिसको हम लायन काय भी बोलते हैं। समक्ष यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तारक केंद्र होगा, प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, बट प्लांट सेल में नहीं होता है। कौन, तारक काय, सेंट्रोसोम। अब हम बात करते हैं ये प्लांट सेल की बात करते हैं। कर लें या ना करें, कर लो। चलो देखें, अब इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब ध्यान रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफाइन करना और डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे, सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
तो पहले हम जब बात करेंगे किसी सेल के बारे में तो पहले हम उसके बाहरी संरचना के बारे में बात करेंगे। बाहरी संरचना का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल संरचना क्या होती है, ठीक है, बाहरी उसका बनावट क्या होती है। तो पहले यदि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में यदि हम बात करें तो सबसे उसके बाहरी संरचना जो होती है, उसके बाहरी स्ट्रक्चर जो होती है, वहां पर प्रेजेंट होता है वॉल। क्या प्रेजेंट होता है? वॉल। यहाँ पे प्लांट सेल में सबसे बाहरी संरचना, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन मोटी मोटी सी दिख रही है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट की जो बाहरी संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल की, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद होती है, सेल वॉल के अंदर होती है एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर बेटा क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। कितने समझ में आया कि नहीं? सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो आपने देख ली, क्या देखा? यही देखा कि जो प्लांट सेल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो लेयर है। एक है सेल वॉल, एक है सेल मेम्ब्रेन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उसके आगे बात करें, ठीक है। अब इसमें जो आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे बात करते हैं, सेल है तो सेल में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर क्या होती है? साइटोप्लाज्म। तो ध्यान रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, बट अभी से ध्यान रखना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अब यदि हम देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो जैसे जैसे प्लांट की प्राथमिक ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ होती है, तो वैसे वैसे जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं आप पढ़ोगे कि प्लांट में जो होता है सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, यानी जो मैच्योर सेल होती है उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है, यानी अक्रिय हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में है? तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। अब इसमें और दो चीजें और आगे यदि हम देखें तो इसमें और आपको दो चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। एक ये दिख रही है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना? क्या दिख रही है? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल को हम बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं? रसधानी। वैक्यूल को बेटा हम क्या बोलते हैं? रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। इतना समझ में आया? ओके, तो वैक्यूल को हमने क्या बोला? रसधानी बोला, ठीक। ये बड़ी सी जो ये संरचना आपको दिख रही थी, ये वाली जो संरचना दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। इतना समझ में आया? फिर इसमें दूसरी एक संरचना आपको बड़ी सी दिख रही है। ये दूसरी से संरचना जो दिख रही है, इस संरचना का नाम है न्यूक्लियस। इस संरचना का नाम क्या है? न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस बड़ी सी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक देख रहे हो गोला है, यानी गोला लाइक स्ट्रक्चर है। उस गोले लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बेटा इस गोले लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस गोले लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इतना समझ में आया? तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो चार चीजें आपने पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। आगे बढ़े, ठीक है। यदि हम और आगे देखें तो इसमें कुछ आपको ग्रीन ग्रीन उसके अंदर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इन ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इन ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के जस्ट ऊपर आपको दिख रही है गोल्जी ऑपरेटस। क्या देखते हैं? गोल्जी ऑपरेटस, ये देख रहे हो।
अब ये आगे हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ देख लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या होती है, गोल्जी ऑपरेटर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीबी। क्या बोलते हैं, जीबी। क्या बोलते हैं, जीबी। यानी जीबी को हम और किस नाम से बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, जीबी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, अब उसके नीचे, वैक्यूल के जस्ट नीचे आप देख रहे हो एक और स्ट्रक्चर दिख रही है, सेम क्लोरोप्लास्ट जैसे, थोड़ा सा अंतर है, अंतर है। अंतर ये है कि इसमें कुछ आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के कारण इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब और यदि हम देखें तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के ऊपर स्थित है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा, ई आर। क्या बोलते हैं, ई आर। क्या बोलते हैं, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके। आगे और हम देखते हैं, इसमें कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, येलो येलो कलर के, हल्का सा येलोइश कलर के हैं। इसको हम बोलते हैं पराक्सीसोम। आपने ऑक्सीसोम का सुना होगा, यहाँ पे ये क्या होते हैं, पराक्सीसोम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पराक्सीसोम होते हैं। तो यहाँ पे ये येलो कलर की गोल गोल सी संरचना दिख रही है, इन गोल गोल की संरचना को हम बोलते हैं पराक्सीसोम। ठीक है, अब इसमें भी कुछ डॉट 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 मतलब क्या है, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। उन पॉइंट डॉट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइबोसोम। अब पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि जो राइबोसोम है बेटा, यहाँ पे इसमें प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल में जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम होते हैं बेटा 80s प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं, 80s प्रकार के। ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो राइबोसोम है वो कौन से हैं, 80s प्रकार के हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, हम आगे देखें तो इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट और दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। इसमें कुछ और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट। ये कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। तो ये बेटा किसके बारे में होंगे, प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कुछ प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको मेजर डिफरेंस मिलेंगे जो आपको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लिया आपने, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, पैराक्सीसोम, राइबोसोम, राइबोसोम में 70s टाइप, सॉरी 80s टाइप का, और अमाइलोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट। इतना समझ में आया कि नहीं? आगे आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं, आगे देखते हैं तो जो पादप कोशिका होती है, एक बड़ी रिक्तिका दिख रही है। पादप कोशिका आप देखा, एक क्या है, वैक्यूल है, बड़ी सी रिक्तिका है। पादप कोशिका में क्या होते हैं, लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट है ना। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी सी रिक्तिका होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। पादप कोशिका में और क्या होती है, एक प्लास्टिड होती है, लवक होता है, लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे। फिर आगे देखें तो इसमें तारा का यानी सेंट्रियोल, ध्यान ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो है सेंट्रियोल जो होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, गोल्जी काई में अनेक असंबद्ध रूप में होते हैं जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। यानी गोल्जी काई जो होती है, बहुत सारे उसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, गोल्जी काई को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं।
गोल्जी काय को हम और किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि पादप कोशिका में रिक्तिका प्रेजेंट होती है, यानी जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। पादप कोशिका में लवक प्रेजेंट है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पादप कोशिका में जो बाहरी ढांचा होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, यानी बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है किसके बनी होती है, कोशिका भित्ति में बाहरी और अंदर ढका होता है, उसको हम बोलते हैं भित्ति। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देंगे। पादप कोशिका के बाहरी और आंतरिक, है ना, कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका के बाहर और अंदर एक क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तारक केंद्र होता है जिसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है प्लांट सेल में। गोल्जी बॉडी में अनेक असभ्य यानी छोटी छोटी सी क्या होती हैं, उसमें स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। ओके, हम आगे बात करें, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही बात करेंगे, जब बात ही कर रहे हैं तो पूरा ही बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सेम यदि जिस तरह से हम पहले यदि किसी को सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि उसके बाहरी संरचना क्या है। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्लांट सेल से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखेगा। यदि हम देखें तो प्लांट सेल में जो है, तो सराउंडिंग में आपको क्या दिखा था, सेल वॉल दिखेगी। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। क्या दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। ध्यान से आंखें खोलकर पढ़ना है बेटा, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किसके सराउंडिंग में, कलर दिख रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? चलो देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी प्लांट सेल में भित्ति है। तो एनिमल सेल में भित्ति नहीं होती है, आप में भित्ति नहीं है। यदि आप में भित्ति होती ना, बल होती ना, तो आप जैसे दीवार खड़ी है ना, वैसे आप भी खड़े होते। समझ गए? इसलिए ज्यादा दिमाग मत चला ना, भित्ति है। ठीक है, तो प्लांट सेल में वॉल, एनिमल सेल में मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो वैक्यूल है बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो। तो यहाँ पे वहां पे ध्यान रखना, वहां पे वैक्यूल बड़ी सी थी, यहाँ पे छोटी होगी, और यहाँ पे जो वैक्यूल होगी वो होती है फूड वैक्यूल होती है। ध्यान समझना, आपने देखा था प्लांट सेल, देखा था कि नहीं? तो प्लांट सेल में बेटा जो आपने देखा है, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो क्या थी, बड़ी थी। यहाँ पे छोटी छोटी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट वैक्यूल। ठीक है, ओके, अब आगे हम चलते हैं। आगे यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, अब और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल है, तो सेल में साइटोप्लाज्म तो होगा बेटा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो न्यूक्लियस है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अभी एनिमल सेल, प्लांट सेल में हमने आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना, पिछली यदि हम डायग्राम में यदि हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बताया था यहाँ पे। यहाँ पे हमने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ भी केंद्रक के सराउंडिंग में कुछ सेल हैं
जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ और स्मूथ का मतलब होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम बोलते हैं कौन सी देखे बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? आगे आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखो। आगे यदि हम देखते हैं तो आपने देखा, तो यहाँ पे देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, सॉरी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसके और है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो अंदर वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है जो बाहर होती है। अब रफ का मतलब क्या होता है? रफ का मतलब होता है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं रफ। यहाँ पे देख रहे हो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जिस तरह से डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है राइबोसोम। उसके सराउंडिंग में ये राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। यदि हम देखें तो ये राइबोसोम महाराज है, और इन राइबोसोम का नाम है, अभी आपको बताए हैं बेटा, जो प्लांट हो या एनिमल सेल हो दोनों में क्या पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। इतना कान आप खोलकर सुन लेना, इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 80S प्रकार का। ध्यान रखना 80S प्रकार का होता है, फिर हम आगे राइबोसोम भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। इसमें राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 80S प्रकार का। ओके, और आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करें, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सेशन हमारा बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम जल्दी से करते हैं। ओके, फिर इसमें भी क्या होती है, गोल्जी अपरेटस होती है, गोल्जी वायडी होती है, जिस तरह से आपने देखा था, किसमें देखा था, प्लांट सेल में देखा था। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होगा, बट क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल जो होती है फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, जिनको फोटोसिंथेसिस करना होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट होता है, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, बट उसमें सेंट्रियोल आपने नहीं देखा है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं देखा है, बट यहाँ पे सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन करना। क्या डिवीजन करना, सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन में सहायता करना। फिर इसमें क्या होता है, पराक्सीसोम, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, पराक्सीसोम होता है। पराक्सीसोम आपने नहीं देखा होगा, एनिमल प्लांट सेल में पराक्सीसोम नहीं होता है, ध्यान रखना। एक पॉइंट ये हो गया सेंट्रियोल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पराक्सीसोम हो गया। ठीक है, ठीक, तो पहला सेंट्रियोल, दूसरा क्या हो गया पराक्सीसोम, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया मेम्ब्रेन, यानी पहला तो मेम्ब्रेन ही को आप मान सकते हो, तो तीसरी हो गई मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस शो करता है। लाइसोसोम दोनों में होता है बेटा, लाइसोसोम दोनों में होता है, बट एक और इसमें नहीं है, क्या नहीं है, वैक्यूल नहीं है। किसमें नहीं है, एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे फूड वैक्यूल होती है, वहाँ पे बड़ी सी रिक्तिका होती है, यानी प्लांट सेल में जो होती है बड़ी सी रिक्तिका होती है, और एनिमल सेल में बड़ी सी रिक्तिका नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली के बाद क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल के बाद पराक्सीसोम हो गया, पराक्सीसोम, है ना। ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस है, यानी जो प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंट्रियोल पराक्सीसोम है, वो एनिमल प्लांट सेल में नहीं होगा, एनिमल सेल में ओनली होगा। ठीक है, गोल्गी अपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, प्लांट सेल, एनिमल सेल हो गई। ठीक है, तो आपने देख लिया प्लांट सेल का, देख लिया एनिमल सेल का, देख लिया। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हम देखें यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में, यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी इसमें सेल वॉल जो होती है इट इज नॉट प्रेजेंट, absent होती है।
ठीक है। कोशिका भित्ति के स्थान में क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। जंतु कोशिका में प्राय छोटी रेखिकाएं होती हैं, यानी इसमें छोटी छोटी क्या होती है? वैक्यूल्स होती है। ठीक है। इसमें तारकांत केंद्र होता है, यानी सेंट्रियोल होता है। ध्यान रखना, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। इसमें गोल्जी काय या तो स्थानीय होती है अथवा सुनियोजित होती है। ठीक है। यानी गोल्जी काय जो होती है इसमें क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। यानी एक दूसरे में क्या होती है? अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित तरीके से होती है। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो गोल्जी काय क्या होती है? सुनियोजित होती है, यानी कॉम्प्लेक्स यानी व्यवस्थित तरीके से होती है। ठीक है। तो इतना आज का समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। कहाँ तक? प्लांट सेल हमारा हमने स्टार्ट किया था पादप कोशिका से, सॉरी सेल से। सेल क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। स्वान एवं स्लीडेन ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है। फिर और नए साइंटिस्ट आए, है ना, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को डिफाइन किया। ठीक। फिर हमने देखा कि केंद्रक के आधार पर जो सेल होती है दो तरह से होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल होती है और साइनोबैक्टीरिया होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल है। प्लांट सेल के बारे में देखा, एनिमल सेल के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक सेल देखा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितना समझा है इसको एक बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है। और इसके बाद फिर से हम मिलेंगे कल। नेक्स्ट क्लास शाम को सेम टाइम में रहेगी। तो जो चीज़ें ना समझ में आई हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, जिससे आपको हमें समझ में आ जाए कि आपको सही तरीके से समझ में आया कि नहीं। अपना कमेंट देना ना भूलें। ठीक है। ये हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद।